हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, अब तक हम सभी लोग क्लास 10th का पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसके 3 वीडियोस देख चुके हैं और अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इसका आखिरी वीडियो, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th तीनों साल आपके बहुत ज्यादा मदद में आने वाला है। अगर आप आगे रासायनिक विज्ञान से पढ़ते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब तक हम संतुलित नहीं करते हैं तब तक वह रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाती है। तो इसको संतुलित करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोशियर। लेवोशियर ने हमें बताया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके अभिकारक और उसके उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही द्रव्यमान, अणु, परमाणु, इनका जो द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो किसी प्रकार के द्रव्यमान की उत्पत्ति होनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार के द्रव्यमान का ह्रास होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने यह भी बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो हमारे परमाणु बढ़ने चाहिए, ना ही हमारे परमाणु घटने चाहिए। इसलिए इस बात को पूरा करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना होता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं तो अभिकारक और उत्पाद में कई बार हमने देखा है अणु, परमाणुओं, मतलब परमाणुओं में अंतर आ जाता है। अभिकारक में परमाणु कम रहते हैं, अभिकारक में परमाणु ज्यादा रहते हैं, या फिर द्रव्यमान देखा जाए तो अभिकारक का द्रव्यमान अलग हो जाता है और उत्पाद का द्रव्यमान अलग हो जाता है। तो इस नियम को पूरा करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो सबसे पहले मैं पूछूं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हमें गौर में रखना है, तो ये दो बातें हमें गौर में रखना है। पहला, अभिकारक का द्रव्यमान सदा उत्पाद के द्रव्यमान के साथ बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए। इस चीज को पूरा करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? H2O। पहले हम परमाणु की बात करते हैं। अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सही है। लेकिन ऑक्सीजन, अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी ये अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा, पहली चीज। तो हमने परमाणुओं के आधार पर देखा, फिर हम देखते हैं द्रव्यमान के आधार पर। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है और कितने परमाणु है? 2। तो यहां पर कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 और कितने परमाणु हैं इसके? 2। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। वही हम इधर चलते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान है? 16। इधर का आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 34। 32 और 2 कितना हो गया? 34। और यहां क्या हो रहा है? 16 प्लस 2 18। तो ना तो द्रव्यमान के हिसाब से संतुलित है, ना तो अभिकारक का द्रव्यमान, भाई देखिए, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं है, और ना ही परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान अलग अलग हो तो हमें उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो तो भी हमें उसे संतुलित करना होता है। तो सीधे शब्दों में हमने क्या कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यानी द्रव्यमान का संरक्षण नियम का पालन करना। तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? जिससे कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम पूरा हो। और द्रव्यमान का संरक्षण नियम का मतलब क्या है? अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान समान हो, या फिर अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या भी समान हो।
तो हमें पता चला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। अब हम इसको सीखेंगे आखिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो हम यहां पर 3 उदाहरण में इस चीज को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो पहले हम उदाहरण लेते हैं Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। समझते हैं। पहले हमने क्या लिया, Fe यानी आयरन। अभिकारक में आयरन के कितने परमाणु हैं? एक है H2O। H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। ये हो गया हमारा। अच्छा, एक चीज और इसमें गौर रखने वाली बात यह है कि आयरन अलग है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बक्से में बंद करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक अणु बनाए हुए हैं या यौगिक बनाए हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया अभिकारक की तरफ। अब हम चलते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद को देखते हैं। तो इसमें Fe यानी लोहे के कितने परमाणु हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। इन दोनों को एक डब्बे में रखना है और हाइड्रोजन अलग डब्बे में रखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। अब देखते हैं, लोहा के 1 परमाणु है और यहां पर लोहे के कितने परमाणु हैं? 3। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि लोहा यहां पर 1 है और यहां पर 3 परमाणु है। तो एक काम करते हैं, जो ज्यादा है उसमें निकालना संभव नहीं है, जो कम है उसमें गुणा करना संभव हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले लोहे में 2 से गुणा कर देता हूं। 2 से क्यों? 3 है तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा। तो हमने यहां किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा। जब 3 से गुणा कर दिया तो लोहा 3 हो गया और यहां पर भी लोहा 3 हो गया, यानी Fe के परमाणु 3 और Fe के परमाणु 3। सबसे पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको संतुलित करने लगा, लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करना। तो अब यहां पर और कुछ बचा ही नहीं, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे हैं। बिल्कुल। अब हम देखते हैं आखिर क्या हुआ हमारा। तो यहां पर हमारा लोहा संतुलित हो गया। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहां पर 2 है और हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन की कहानी देखो, ऑक्सीजन यहां पर 1 है और यहां पर कितना है? 4। तो इस वाले ऑक्सीजन में 4 से गुणा कर दें। तो अगर इस वाले ऑक्सीजन में 4 से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास कितना हो गया? ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 और ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन संतुलित हो गए। लेकिन जब आपने इसमें 4 से गुणा किया तो सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं कर सकते हैं। आपने जब 4 से गुणा किया इसमें, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी बढ़ा देगा? 8। हाइड्रोजन की कितनी संख्या बढ़ा देगा? 8। तो हाइड्रोजन कितने हो गए अब? 8। तो यहां पर भी इस वाले हाइड्रोजन को भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। इस वाले हाइड्रोजन को किससे गुणा कर दूंगा? 4 से। तो अब मेरा हाइड्रोजन यहां पर भी कितना हो गया? 8। फिर से देखते हैं, फिर से 1 मिनट 2 मिनट की बात है, समझो इसको। लोहा, मैं फिर से इसको दोबारा से समझाता हूं, सारी चीजों को समझिए। अब हमने ये सारी चीजें लिख लिया, अभिकारक में जितने परमाणु हैं उनको लिख लिया। लोहा 1 यानी Fe हमारा कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। उत्पाद में देखते हैं Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने ले लिए? 4 और हाइड्रोजन कितने ले लिए? 2। जो है वो हमने लिखा। अब देखते हैं लोहा। लोहा यहां आयरन यहां पर कितना है? 3 और यहां पर आयरन कितना है? 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Fe को इससे गुणा करना पड़ेगा। 3 से मैंने गुणा किया जिससे लोहा मेरा बराबर हो गया, या ना मेरा Fe आयरन मेरा बराबर हो गया। यहां पे अभिकारक में भी आयरन के 3 परमाणु, उत्पाद में भी आयरन के 3 परमाणु। फिर आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इस बार बात कर लें। ऑक्सीजन यहां कितना है? 1। वहां ऑक्सीजन कितना है? 4। वहां ऑक्सीजन कितना है? 4। तो इस वाले 1 में मैं 4 से गुणा कर देता हूं। 4 से गुणा कर देता हूं। अगर मैंने 4 से गुणा कर दिया तो यहां पर मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और वहां पर भी मेरा ऑक्सीजन कितना है? 4। तो दोनों तरफ मेरे ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब हमारा क्या बचा? हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो चुका है? 8 और यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसको मैं किससे गुणा कर देता हूं? 4 से। तो अब मेरे हाइड्रोजन 8, यहां पर हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, Fe3। तो अभी मेरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। मैं अब जो भी चीज हमें गुणा करना है वो कभी भी हमेशा कहां करना है? आगे करना है। जैसे इस Fe में मेरे को 3 से गुणा करना है तो ये 3 मैं इसके आगे करूंगा। Fe हो गया।
H2O में मुझे किससे गुणा करना है? 4 से। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? इसको मैं गुणा करूंगा 4 से। तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया? 4 से। 4 H2O। उधर मुझे इसमें कोई भी गुणा नहीं करना है, लेकिन इस हाइड्रोजन में मुझे किससे गुणा करना है? 4 से। इस हाइड्रोजन में मुझे किससे गुणा करना है? 4 से। अब मेरी यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, तो अब इसको मैं एक और बार बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं इसको। देखिए, अब इसको एक और तरीके से देखिए। यहां पर लोहा Fe कितना है? 1। Fe कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। लोहा यहां पर कितना है? 3। लोहा यहां पर कितना है? 3। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 4। ऑक्सीजन यहां पर 4। हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2। ठीक है, तो अब हम इसको संतुलित करते हैं। इसको एक अलग डब्बे में रखेंगे, इसको अलग डब्बे में रखेंगे, इनको अलग डब्बे में रखेंगे और इसको अलग डब्बे में रखेंगे। ये क्या है मेरा? Fe। ये मेरा क्या है? H। ये मेरा क्या है? O। ये मेरा क्या है? Fe। ये मेरा क्या है? O। ये मेरा क्या है? H। ये लिख लिया मैंने। अब फिर से बताता हूं। देखिए, ये मेरा लोहा Fe यहां पर 1 है और यहां पर 3 है। तो मुझे पता है कि मुझे अब इससे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो मेरा Fe और Fe दोनों संतुलित हो गए। अब हम आगे चलते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन मेरा यहां पर कितना है? 1 और यहां पर मेरा ऑक्सीजन कितना है? 4। तो मुझे इसको पूरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसको पूरे को 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरा ऑक्सीजन यहां पर भी कितना हो गया? 4 और यहां पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। तो मेरा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब यहां पर मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 और 4 यानी 4 दूनी कितना हो गया? 8। और यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 2। तो मुझे यहां पे भी किससे गुणा करना पड़ेगा? इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 8। तो बस अब ये 3 उठा के इसके आगे लिख दिया, ये 4 उठाकर इसके आगे लिख दिया और ये 4 उठाकर इसके आगे लिख दिया। इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो मैंने आपको 2 और 3 तरीके से बताया कि किस प्रकार से हम अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो। दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। मैं बहुत आसानी से बहुत शॉर्ट ट्रिक पे कराऊंगा। ये और ये Fe, इसका आयरन मेरा कितना है? 2 और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 3। ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 3। इसको एक डब्बे में मैंने लिख लिया, इसको एक डब्बे में लिख लिया। ये क्या है मेरे पास? Fe और ये मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। Al को मैं एक डब्बे में लिख लूंगा, Al को मैं एक डब्बे में लिख लूंगा, यानी Al और इसका कितना है? एक परमाणु है। इधर चलते हैं Fe। Fe मेरे पास कितना है? Fe, सॉरी, इसको ऊपर लिखते हैं हम। Fe हमारे पास कितना है? 1। और Al2 यहां पर मेरे पास कितना है? Al मेरे पास कितना है? 2 और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 3। अब देखते हैं, मिला के देखते हैं। लोहा यहां पर 2 है Fe और यहां पर 1 है, तो सीधी सी बात समझ में आई, इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो मेरा Fe संतुलित हो गया। ठीक है, लोहे का काम खत्म, यानी Fe और Fe मेरा संतुलित हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेरा यहां पे 3 है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन यहां पर 3 और ऑक्सीजन यहां पर भी 3 है, यानी ऑक्सीजन भी संतुलित है। ऑक्सीजन भी मेरा संतुलित है। अब कहां गाड़ी अटकी है? एल्यूमिनियम देखते हैं। एल्यूमिनियम यहां पर 2 है और यहां पर क्या है? 1 है। अभिकारक में एल्यूमिनियम 1 है, उत्पाद में एल्यूमिनियम 2 है। तो बस सीधी सी बात, इसको भी हम किससे गुणा कर दें? 2 से। तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब फिर मिला के देखते हैं। Fe के 2 हैं तो Fe के यहां पर भी 2 हो गए 2 से गुणा करने के बाद। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो यहां पर भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, बराबर हो गया। एल्यूमिनियम यहां पर भी 2 हो गया और यहां पर भी 2 हो गया। इसका मतलब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये 2 उठाकर यहां रख देंगे और ये 2 उठाकर यहां रख देंगे, बस दैट्स ऑल, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो हमें क्या करना है? बस परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। एक तीसरा उदाहरण लेके देखते हैं। यहां पर Na, अब Na के मेरे पास कितने हैं? 2 परमाणु। दूसरा मेरे पास SO4, यानी मेरे पास सॉरी, तो ठीक है, हम इसको अलग अलग लिखते हैं। सल्फर अलग लेंगे, ऑक्सीजन अलग लेंगे। सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर भी देखते हैं। बेरियम
और ये क्या है, क्लोरीन। तो बेरियम का मेरे पास कितना है, 1, क्लोरीन का मेरे पास कितना है, 2। अब चलते हैं उत्पाद की तरफ। उत्पाद में मेरा बेरियम और S और O। तो बेरियम मेरे पास कितना है यहां पर, 1, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4। फिर इधर लिखते हैं Na और इधर लिखते हैं Cl। तो सोडियम मेरे पास कितना है, 1, और क्लोरीन मेरे पास कितना है, 1। अब मिलाते हैं। पहले मेरे पास क्या है, सोडियम यहां पर कितना है, 2, और सोडियम यहां पर कितना है, 1। तो जाहिर सी बात समझ में आई कि इसको पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे तो मेरा सोडियम 2 है यहां पर, और वहां पर भी सोडियम 2 हो गया। दोनों परमाणु दोनों तरफ बराबर। सल्फर 1 यहां पर है और सल्फर 1 यहां पर है, बिल्कुल सही, ये भी हमारा संतुलित है। ऑक्सीजन 4 यहां पर है और ऑक्सीजन 4 यहां पर भी है, तो ये भी हमारा संतुलित हो गया। बेरियम 1 यहां पर है और बेरियम 1 यहां पर भी है ना। अब बचा हमारे पास क्लोरीन देखिए 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये भी क्लोरीन किस में बदल चुका है, 2 में बदल चुका है। तो क्लोरीन यहां पर भी 2 है और क्लोरीन यहां पर भी 2 है। इसका मतलब हमारे सारे परमाणु संतुलित हो चुके हैं। बस हमें क्या गुणा करना है, यहां पर 2 से गुणा कर देना है। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना मैंने 3 तरीके से बताया, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चल ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो देखिए पहले इसको हम समझते हैं। हम लोग सभी जानते हैं जैसे लोहे के जितने भी पदार्थ होते हैं, यदि इन्हें खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए, तो ऑक्सीजन और जल दोनों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक भूरे रंग की एक परत बना लेते हैं। इस परत को और कुछ नहीं, जंग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, जंग। और ये क्या होता है, एक भूरे कलर की परत होती है। और इस जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O। मैंने यहां पर X इसलिए लिखा है क्योंकि X यानी कितने, यानी H2O के कितने मोल है, इसकी कोई भी निर्धारित संख्या नहीं है, क्योंकि ये किस पर निर्भर करेगा, कैसा वातावरण है। वहां पर अगर ज्यादा जल होगा तो .XH2O यानी X की वैल्यू ज्यादा होगी, X का मान ज्यादा होगा, और अगर पानी कम है तो X का मान कम होगा। तो किसी भी संक्षारण प्रक्रिया को समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी लोहे के पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वह जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ अभिक्रिया करके और एक भूरे रंग की परत बना लेगा, जिस परत का सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड .XH2O। यह इस अभिक्रिया में दोनों चीज होती है, क्या दोनों, अपचयन और उपचयन। इस अभिक्रिया में दोनों चीज होती है, अपचयन और उपचयन। अब अपचयन उपचयन मतलब लोहा इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा और अपचयित होगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या होंगे, मतलब लोहा इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे। लोहा उपचयित होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपचयित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगे। तो इसको प्रक्रिया को हम पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोहे किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। एनोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना। तो Fe यानी लोहा Fe क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+। तो अपने Fe2+ में बदल जाता है। इसी प्रकार से एक लोहा नहीं, यहां पर दो लोहे के मोल लिए जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे अगर मैं बात करूं, इस अभिक्रिया को मैंने यहां ढंग से लिखा है कि हमारे जो लोहा है उसके 2 मोल लोहे के 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 मोल लोहा 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है, तो 2 मोल 4 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा। तो 2 मोल लोहे के 4 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर अपने ऊपर 2Fe+2 का आवेश ले लेते हैं। और यह अभिक्रिया कहां होती है, एनोड। यह अभिक्रिया कहां होगी, एनोड पर। अगर यह आपको याद ना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लोन, LOAN LOAN। तो LOAN यानी ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण कहां होगा? एनोड पर। और ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना, इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना। तो एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा जाता है। तो एनोड पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा। दूसरी तरफ हमने क्या देखा? ऑक्सीजन और जल, ये उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके खुद 4OH- में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये अभिक्रिया कहां होती है? कैथोड पर। ये अभिक्रिया कहां होगी? कैथोड पर। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ते हैं तो यहां पर 4Fe- और 4Fe+, ये दोनों कट जाता है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2Fe, तो 2Fe प्लस क्या बच गया? O2, तो O2 लिखा गया, H2O बच गया तो H2O लिखा गया। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? 2Fe+2 ये बन गया और 4OH- तो 4OH-, ये और ज्यादा ऑक्सीकृत होता है, तो और ज्यादा ऑक्सीकृत होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? 2FeOH का होल ट्वाइस, 2FeOH का होल ट्वाइस। और फिर जाके और ज्यादा ऑक्सीकृत होकर ये क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O, फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O। तो यह संक्षारण की पूरी प्रक्रिया है। यहां पर लोहा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, लोहा इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है और ऑक्सीजन और H2O इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। और एक एनोड की तरह काम करता है, एक कैथोड की तरह काम करता है और उसके बाद फेरिक ऑक्साइड की एक जंग की परत बना देते हैं। तो संक्षारण को अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, लोहे पे जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या है? Fe2O3.XH2O। ये कैसे बनता है? मैंने बताया लोहा, एक लोहा 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा, 2 लोहे 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना ये कहां पर होता है? एनोड पर। इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना कहां पर होता है? एनोड पर। तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है एनोड पर। ये अभिक्रिया हमने सीधा लिख लिया, 2 मोल लोहे के 4 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर 2Fe+2 में परिवर्तित हो जाते हैं और ये कहां पर होता है? एनोड में। फिर कैथोड पर क्या है? जहां ऑक्सीजन और जल ये दोनों मौजूद हैं, वह 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके 4OH- में परिवर्तित हो जाते हैं और ये कहां हो रहा है? कैथोड। 4 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, दोनों कट जाएंगे और बाकी जो बचा वो ऐसे के ऐसे ही उतारना है। फिर ये जो 2Fe+2 प्लस 4OH- से और ज्यादा ऑक्सीकृत होकर 2FeOH का होल ट्वाइस बना देते हैं, और ज्यादा ऑक्सीकृत होकर फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O की जंग की परत बना देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण। इसके बाद हम पढ़ते हैं संक्षारण से बचने के उपाय। तो संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? तो सबसे पहले हमने देखा अक्सर हम चीजों को पेंट कर देते हैं, तो पेंट से बचा जा सकता है। उस पर सब पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑयल लगा सकते हैं, तेल लगा देते हैं, उससे संक्षारण से बचा जाता है। देखिए जब आप क्या कर दोगे? पेंट कर दोगे तो लोहा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ही नहीं पाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दान कर ही नहीं पाएगा, तो पूरी प्रक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और H2O को इलेक्ट्रॉन्स लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। आगे हम देखिए ग्रीस लगा दें तो ग्रीस में भी यही होगा, लोहा अपने इलेक्ट्रॉन्स दान कर ही नहीं पाएगा। और आगे चलें अगर हम एक और चीज करते हैं। कई बार लोहे पर आपने देखा होगा टिन की या जिंक की इस प्रकार की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग है, तो गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो लोहे पर आप लोहे को संक्षारण से कैसे बचा सकते हो? पेंट करके, दूसरा क्या है? ऑयल लगाकर, तीसरा क्या है? ग्रीस करके, चौथा क्या है? जिंक या प्लेटिनम इनकी सबकी कोटिंग करके, जिंक या प्लेटिनम की कोटिंग करके। ये जिंक और प्लेटिनम की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील होते और ये खूब तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देते हैं। तो जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दान कर देगा तो ऑक्सीजन और जल किसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे? जिंक के, और उसके साथ अभिक्रिया करेंगे, लोहे के साथ अभिक्रिया कर ही नहीं पाएंगे, तो वहां पर जंग नहीं बनेगा। तो हम बचा भी सकते हैं अपने पदार्थों को। कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहला हम उस पर ऑयल लगा दें, तेल लगा दें, ग्रीस कर दें, पेंट कर दें, या टिन, निकल, प्लेटिनम इनकी सबकी कोटिंग चढ़ा दें, तो हम लोहे को बचा सकते हैं। तो बच्चों ये था संक्षारण। अगला विषय हमारा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है? तो विकृत गंधिता क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ, आपने देखा होगा अक्सर खाद्य पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ के ऊपर एक छोटी छोटी सी भूरी भूरी सी परत आ जाती है, भूरी भूरी सी परत आ जाती है।
तो यदि आप किसी अचार को देखो, अचार को यदि आप खुले में छोड़ दो, देखना कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक परत सी आ जाएगी, भूरी भूरी सी। यह क्या है? विकृत गंधिता। तो जितने तेल या वसा युक्त चीजें होती हैं, यदि इन्हें खुले में छोड़ दिया जाए तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। इसका एक और उदाहरण है, जैसे हम लोग जो कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो इनमें सब में क्या होता है? एक नाइट्रोजन की गैस भरी रहती है। नहीं तो इनमें भी अगर ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? नरम हो जाएंगे। लोहा जो हमारा कुरकुरा है वो इतना कड़क नहीं रहेगा खाने में, लेज जो है वो कड़क नहीं रहेगी खाने में, है ना। तो ये क्या, जैसे ऑक्सीजन लेंगे अपने साथ, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे यानी ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे और ऑक्सीकृत हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीकृत हो जाएंगे वैसे ही क्या होगा? नरम पड़ जाएंगे, या इनके ऊपर एक अलग सी परत सी जम जाती है। तो हमें क्या करना है कि इन सब चीजों से बचाना है। तो विकृत गंधिता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी खाद्य पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ या तेलीय पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाता है और अपने ऊपर एक परत जमा लेता है, या खट्टा हो जाता है, या खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचने के लिए हमें क्या करना है? विकृत गंधिता से बचने के लिए एक उदाहरण तो हमने देखा ही, नाइट्रोजन की गैस डाली जा सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? जैसे हम लोग क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल, सिरका डालते हैं। अचारों में सिरका डाला जाता है। सिरका डाला जाता है जिससे क्या है? वो क्या कहलाता है? प्रति ऑक्सीकारक, यानी वो क्या है? ऑक्सीजन को जुड़ने से रोकता है, एक निर्धारित समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आपने देखा होगा किसी भी अचार में लिखा रहता है कि उसको 6 महीने में इस्तेमाल करो, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे प्रति ऑक्सीकारक डाल दिए जाते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, जो ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं और हमारी चीज कुछ लंबे समय तक चल जाती है। तो आज हमने कवर किया 3 चीजें, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, दूसरा हमारा था संक्षारण, और तीसरा हमारा था विकृत गंधिता। तो यहां पर हमारा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 1 समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा।